औरंगा की बेटी विक्टी कुमारी ने जो है 112वां रैंक हासिल किया है और इन्होंने जो है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का पद जो है यूपीएससी के माध्यम से इनको मिला। सबसे पहले ब्यूटी जी, आपका जूम सिटीज के माध्यम से दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले रिजल्ट आया था तो आपका रिएक्शन क्या था? किस तरह का रिएक्शन हुआ? सर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत रोई थी जब मैंने अपना नाम देखा पीडीएफ में, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अन्य पीडीएफों में तो नाम आ जाता है प्री में, मेंस में, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन वाला जो नाम होता है तो अंतिम होता है। तो मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। बेसब्री से बहुत काफी इंतजार हाँ वगैरह सर, भी होगा आप इंतज़ार भी लोगों मैं का, कर परिवार रही थी। वगैरह हाँ, का। परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग को इंतज़ार था और मुझे भी रिजल्ट एक्चुअली डिले हो गया था तो वो बेसब्री काफ़ी ज़्यादा थी। अक्सर लोग सफलता का राज पूछते हैं, लेकिन आज हम कहेंगे कि इससे आपकी सफलताओं में कितनी बाधाएं थी, किस तरह का मेहनत आप लोगों ने किया, आपके परिवारों का कितना सपोर्ट वगैरह मिला? सर जो सफलता होती है वो सार्वजनिक हो जाती है, लेकिन जब असफलता होती है या किसी तरह का जब हम नहीं पढ़ पाते हैं या कोई भी दिक्कत हो जाती है डेली की डेली रूटीन में, तो वो जो डेडिकेशन होता है उस समय जो डेडिकेशन एक जारी रखने की प्रक्रिया होती है उसमें परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। जैसे कि जब मैंने यूपीएससी का अटैम्प्ट्स दिए तो उस दौरान मुझे मेंस में असफलता मिली, तो मेरे परिवार ही मेरे सबसे बड़ी मजबूती बन के खड़े रहे। उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। मैं प्रिपरेशन के दौरान भी अपने भाई बहन के साथ रहती थी, तो उनके द्वारा मुझे मेंटल सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिला है। तो इस चीज़ में मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे परिवार का सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा मिला। एक सुदूर गांव से रहने वाले आपके पिताजी जो है किसान के तौर पर काम करते हैं। जी सर। और बेटी जो है अक्सर जो है लोगों का परसेप्शन है, जो नज़रिया है कि सिर्फ बेटी को पढ़ाना लिखाना क्या है, वो तो मायके चली जाएगी, अपने मन ससुराल चली जाएगी। तो अब के दौर में जो जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, लगभग टॉप 10 में जो है लड़कियां सामने आई है। जी सर। तो क्या लग रहा है कि परसेप्शन को चेंज करने की आवश्यकता है आज के परिवेश की? सर वो हमेशा से एक जो अप्रोच रही है, विमेन को राइट्स ही कभी नहीं मिले, उस तरह से पढ़ाया ही नहीं गया, इसीलिए विमेन पीछे थी। जो हम लोग बात करते हैं कि अभी लड़कियां उभर के आ रही हैं, क्योंकि पहले कभी उभरने का मौका नहीं मिला था उन्हें। अगर उन्हें उस तरह से शिक्षा और समय दिया जाए, ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप 20 के पार जा रहे हैं तो शादियाँ कर दी जाती हैं, लेकिन ये सब परीक्षाएं ऐसी हैं कि जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपको प्रथम प्रयास में ही सफलता मिल जाए, कभी कभी वो लंबी हो जाती है, एक जर्नी लंबी हो जाती है। तो उस समय अगर आप उनको टाइम और जो उनको सहयोग है परिवार की तरफ से नहीं देंगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। और ये सोच अब बदल चुकी है। कई सारे पेरेंट्स हैं, ये सब कोई ही अपने बच्चों को या लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और वो अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे पापा मम्मी ने मेरा भरपूर सहयोग दिया है। मेरी सफलता का पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देना जो नजरिया होना चाहिए, परसेप्शन होना चाहिए, अब लग रहा है कि चेंज हो ही जाना चाहिए। हाँ, चेंज हुआ है और जहाँ पे भी इसकी कमी है जागरूकता बढ़ रही है समाज में इस चीज़ के प्रति। और लड़कियों को भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो थीम है, वो काफ़ी अच्छे से उजागर हो रहा है। मोदी जी का जो नारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, वो अच्छे वो से लग रहा है कि अब साकार होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आपने 112वां रैंक हासिल किया है जी सर। और बिहार में जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन में जो है फाइनेंशियल के तौर पर काम करने वाली है। जी सर। तो क्या कुछ उस तरह का जानकारी वगैरह है कि किस तरह से काम करेंगे कुछ? सर मतलब इसमें जितना मैंने इस पोस्ट के बारे में पढ़ा है, वित्त प्रबंधन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है ये मेनली होगा। जैसे इंटरनल बजट का जो बजट प्रिपेयर करना होता है, सैलरी स्लिप्स एंड फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं उनके बारे में ब्यौरा तैयार करना। और सर बाकी मैं प्रशिक्षण अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखने की कोशिश करूँगी सर। इससे जो आपने अभी पता चला है कि इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है। जी सर। और गर्भमेरी से जो है आपने जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से आपने 10th की पास किए हैं। 11th कहाँ से किए? उसके बाद जो तैयारी का जो जरिया था, अब पता चला ये भी कि आपने कोई कोचिंग नहीं की। सर मेरी प्रारंभिक परीक्षा तो आदर्श मध्य विद्यालय मरंगा से हुई। मैंने यहीं से नवोदय की परीक्षा पास की। उसके बाद मैंने 10th तक की पढ़ाई वहाँ से की और मैं 10th में नेशनल टॉपर भी थी। मैं अपने पूरे नवोदय विद्यालय समिति में, मुझे हैदराबाद में नेशनल टॉपर का अवार्ड मिला। और सर उसके बाद मैंने 11th 12th की पढ़ाई मिलना कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल से की और बाकी ग्रेजुएशन और
पोस्ट ग्रेजुएशन सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से की है। उन छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे जो थक हार जाते हैं? आप तो पहली अटेम्प्ट में जो है बीपीएससी पास कर दिए, पता चला है कि आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो जो थक हार जाता है अब नहीं होगा, तो उनको कुछ सजेशन वगैरह? आत्मविश्वास सर मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी छात्र को सफलता नहीं मिल रही है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसमें हार गया, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम है जो आप फेल कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एग्ज़ाम उसको उस तरह से नहीं देखना, और दुगनी मेहनत के साथ आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ से पढ़ाई करनी है और सफलता सर जरूर मिलेगी। मैंने अगर पूरी लगन मेहनत के साथ पूरी किया लगन है। और मेहनत हो तो जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा, सफलता 2-3 घंटे पढ़ जाने से मिल जाएगा या 24 घंटे पूरा रट्टू हो तो भी मिल जाएगा? सर मैंने ऑन एन एवरेज 8-9 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन की है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर आ गए तो नहीं पढ़ाई हुई, और कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ लेते थे, 10-11 घंटे भी। लेकिन सर ऑन एन एवरेज मैंने 8 से 9 घंटे की पढ़ाई मैंने की है। अगर पूरी लगन के साथ मेहनत किया जाए, पढ़ाई किया जाए, तो 4-5-7 घंटे में जो है सफलता अर्जित किया जा जी सकता है। सर, जी सर, जरूर सर। अच्छा, तो एम क्या है? बीपीएससी ही में रहना है या यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक विभाग में जाना है या बिहार प्रशासनिक विभाग में ही रह जाना है? सर मैंने जो सपना देखा था वो मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का मेरा सपना था। मैंने उस वहीं से शुरुआत भी की थी। मैंने अटैम्प्ट्स भी दिए 2, मैंने 2 बार मेंस लिखा, बट अब मैं ऑप्शनल थोड़ा उसमें मार्क्स मेरे नहीं आ रहे थे उतने, तो मुझे सफलता उसमें नहीं मिली, तो मैंने बीपीएससी में अपना एग्ज़ाम दिया। तो सर मैं संभवतः अपने करियर में आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना चाहती हूँ, और बाकी तो भगवान की इच्छा है और अपनी मेहनत है, जिसे मैं कोशिश जरूर करूँगी। अच्छा, यूपीएससी या बीपीएससी की जो तैयारी आपने कर रही थी, कहाँ से कर रही थी? किस तरह का जो है वहाँ पे माहौल है? सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने भाई बहन के साथ ही रूम लेकर के रहती थी, और मैंने वहीं से सेल्फ स्टडी की है सर। मैंने सारी टोटल सेल्फ स्टडी? टोटल से मेरा सेल्फ स्टडी है। बहुत अच्छा। और सर मैंने मतलब बीपीएससी के लिए प्री में मेंस में सर कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं दी थी। मेरा जो यूपीएससी का बेस था मैंने उसी पे एग्ज़ाम दिया, और इंटरव्यू के टाइम सर मैंने 2-3 जगह मॉक इंटरव्यू दिए। अच्छा, मॉक इंटरव्यू तो हो गया, उसके बाद आप लोग फिर जो है जहाँ पे सिलेक्शन होता है वहाँ पे इंटरव्यू होती है, तो किस तरह का क्वेश्चन वगैरह पूछता है? कुछ 1-2 क्वेश्चन? हाँ सर मैंने 2 इंटरव्यू दिया था। मैंने सीसी और एफएओ दोनों के लिए इंटरव्यू दिया था। मेरा उस सीसी में नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा एफएओ में सिलेक्शन हो गया। तो सर वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है वो उतना मैकेनाइज नहीं होता है, काफ़ी मतलब सर रहते हैं, मतलब जो चेयरमैन सर होते हैं उनके अलावा 2-3 और लोग होते हैं सर। तो बहुत ही 12-15 मिनट का वो इंटरव्यू होता है, और मेरा इंटरव्यू सर मेरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। मेरे दोनों इंटरव्यू इकोनॉमिक्स से पे ही बेस्ड थे, लेकिन औरों से पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझसे सर माने इकोनॉमिक्स कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर बेहतर है तो आगे जज करने वाला भी को भी लगता है कि नहीं ये अच्छा से काम कर रहा है। कॉन्फिडेंस तो सर मुझे लगता बहुत है मायने कि रखता है। बहुत मायने रखता है। ये करियर में नहीं, जीवन में भी, अगर आपको अपना जीवन भी अच्छे से जीना है तो विश्वास तो हमेशा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंटरनल चीज़ है। इस चीज़ को लेवल में रखना हाँ चाहिए। सर, मैं कॉन्फिडेंस को सर बहुत ही वैल्यू देती हूँ। अच्छा, तो अब जो आप फाइनेंशियल में जा रही हैं और जो परिवेश है, आप इस परिवेश से उस परिवेश में जा रही हैं, अधिकारी के तौर पर आप काम करेंगे, वो दोनों में सामंजस्य किस तरह से आप बैठाएंगे? कई सारी मुसीबतें भी आएगी। सर मुझे लगता है इन दोनों के पीछे एक कड़ी है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग की। जो सर अभी मेरे ख्याल से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उस दौरान जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है जॉब का, वो मैं समझने का पूरा तरह से कोशिश करूँगी, अपने स्किल सेट को और इनहेंस करूँगी, और अपने पदभार को सर अच्छे से संभालूंगी। बीपीएससी या यूपीएससी क्रैक करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है? जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है भटकने की कगार पे होते हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो आप लोग किन्हीं से मार्गदर्शन के तौर पर लिए या आप खुद अपना मार्गदर्शन किन्हीं को गॉडफादर के तौर पर बनाए, या तो किस तरह का मार्गदर्शन मिलना चाहिए उन छात्र छात्राओं को जो इस तरह की तैयारी करना चाहता हूँ? सर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही इनोवेट की है। मैंने जैसे किसी बुक को पढ़ा, जैसे कि मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल लेती हूँ, एनसीईआरटी उसके लिए मेन बुक है जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है। तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे उसमें लगा कि नहीं, जैसे मैं ज्योग्राफी थोड़ा सा वीक था, तो मैंने उसको फिर दोबारा 2-3 बार और रिवाइज़ किया,
तो जब हम लोग किसी सब्जेक्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्किल सेट अलग है, किसी को कोई सब्जेक्ट इजी लग सकता है, जैसे मेरा सोशल साइंस शुरुआत से ही अच्छा था काफ़ी, हालांकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 12th की है अपनी, तो लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसी में दिक्कत आती है क्योंकि उनका सोशल साइंस से लिंकेज टूट जाता है, तो वो अच्छे से समझने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो जब हम खुद से अपनी शॉर्ट कमिंग्स और स्ट्रेंथ के मुताबिक जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो सबसे यूनिक प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग होती है। हो सकता है जो मेरे लिए काम किया वो किसी और के लिए ना करे, और जो किसी और के लिए कर रहा है वो मेरे लिए ना करे। तो सर मुझे लगता है कि किताबें तो सबको पता है, मैं मतलब वो नाम, फिर भी कोई टिप्स वगैरह हाँ अगर सर मैं टिप्स जरूर देना चाहूँगी। टिप्स सर यही है कि आप PYQ का प्रैक्टिस करें अच्छे से, PYQs को कम से कम 10 साल के PYQs प्री के मेंस के उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और उनमें जो थीम बेस्ड थीम होती है, क्योंकि हर एग्जाम कोई भी पेपर है उसका एक थीम होता है, वो रिपीट हो रहा होता है, उनको अच्छे से समझने का कोशिश करें, उनके शॉर्ट नोट्स बना के उनका रिवीजन करें। रिवीजन सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मध्यम परिवार के लिए फाइनेंशियल काफ़ी मायने रखता है, और आप फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ही आ गए, तो आपकी पढ़ाई में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत वगैरह हुई गार्जियन की तरफ से? नहीं सर, एक्चुअली पढ़ाई हमारी, जैसे मैंने पहले शुरुआत सरकारी स्कूल से की, फिर मेरा नवोदय में हुआ तो वहाँ भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो 10th तक तो ऐसा फीस नहीं लगा। फिर 11th 12th में पापा मम्मी ने मुझे मिलिया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद सर मेरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, तो उस समय एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस तो कम थी, क्योंकि मेरा नॉर्थ कैंपस में कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज था, लेकिन सर जो एक्सपेंसेस थे तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मम्मी पापा ने हमें, उनका कभी एहसास नहीं होने दिया कि पैसे का जो भी है, उन्होंने हमारी कुछ ज़मीनें थी, पापा ने उन्हें भी बेचकर हमें पढ़ाया, उससे ही जमीन बेचकर बेचकर पढ़ाया। भी लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए आपके हाँ सर, मेरे पापा ने हम चारों भाई बहन के लिए ये पढ़ाई के लिए जमीन भी हाँ बेचना? जमीन, क्योंकि सोर्स का कोई इनकम नहीं था, कृषि से आपको पता है कि बहुत नहीं इनकम जनरेट हो पाता है, और तो जमीन बेच कर भी पापा ने हमें पढ़ाया। अभी आपने कही कि हमने सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई करी, जी ये सर। जो एक तरह से जो भ्रांतियाँ फैल गई है कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो क्या लग रहा है कि अभी तो जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का, कई विद्यार्थी जो है हिंदी मीडियम से ही जो है टॉप रैंक में गया है, तो हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या लोगों को इन भ्रांतियों को तोड़ने की आवश्यकता है क्या? सर जैसे मैंने शुरुआत तो हिंदी मीडियम से ही की थी, क्योंकि मेरा स्कूल हिंदी मीडियम में था। फिर मैं जब नवोदय गई तो मेरा मीडियम चेंज हो गया, वो इंग्लिश हो गया। तो सर मैं हिंदी मीडियम के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने 6 से लेकर फिर अपनी पूरी मास्टर्स की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है। लेकिन सर माध्यम कोई भी हो, अगर आपको वो अच्छे से समझदार, उसकी समझ और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो दिक्कत नहीं आती है आंसर। माने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो माध्यम मायने नहीं मायने रखता नहीं है, रखता। हिंदी हो या इंग्लिश इंग्लिश मीडियम हो, अगर आपकी लगन और मेहनत आप अच्छे से कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। जी सर। बचपन से ही बहुत तेज थी पढ़ाई। अच्छा, तो बचपन में किस तरह से पढ़ाई, किस स्कूल में पढ़ाई, कैसे ख्याल रखी आप? आपका तो बहुत भूमिका है इसमें, किस तरह से ख्याल रख रही थी आप लोग? हम तो इसको अच्छे से ख्याल रख रहे थे, मतलब ये होमवर्क तो भी अच्छे से करती थी, पढ़ने में भी तेज थी। ऐसा कभी हुआ कि इनको पढ़ाने लिखाने के लिए आपको डांटना पड़ा? नहीं, कभी नहीं। खुद से पढ़ लेती थी? हाँ, खुद से पढ़ लेती थी। आपको बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता था? नहीं। अच्छा, चलिए। अभी तो काफ़ी लोगों की शुभकामनाएं आ रही होंगी, लोग कह रहे होंगे कि चलिए अच्छी बात है, मिठाई खिलाइए, तो मिठाई तो खिला रही होंगी आप लोगों को? तो खिलाना पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा। खुशी का बात है ना। खुशी की बात है। चलिए पापा से लेते हैं। क्या कहेंगे, आपकी बच्ची ने आपका नाम रोशन कर दिया है, और बच्ची का जो एम है वो अभी और बहुत बड़ा है। हाँ, तो किस तरह से आपका सपोर्ट मिला, और बच्ची ने आपके उम्मीद पर कितना खरा उतरने का काम किया? देखिए हम लोग उनको पढ़ाने में जो है कि कहीं कमी नहीं रखें, और पढ़ाई के लिए दरमियान में जो भी टीचर की आवश्यकता हुई उसको अपने दरवाजे पे ही ला के पढ़ाते थे, यानी कि उसको एक ट्यूशन में भेजते थे कि जाओ तुम वहाँ पढ़ के आना। ऐसा कभी नहीं हुआ, और हमारा बच्चा सब चारों बच्चा जो है पढ़ने में सबसे टॉपर है। शिक्षा का आप लोगों ने शुरू से महत्व दिया। हाँ, बढ़िया से किए, उसका इस्तेमाल जो है बच्चे सबको सारा चीज़ का व्यवस्था दिए, कभी किसी के पास मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो चाहिए, जिस स्कूल में पढ़ना चाहिए उस स्कूल में हम पढ़ाएंगे, और ऐसा नहीं है कि हमारा वो लड़की है उसको हम नहीं देखें, वो लड़का है उसको ज़्यादा देखें, ये भी बात हमारे पास में नहीं है। चारों को समान, नहीं बड़की को जैसे दिए ऐसे तीनों को छुटकी को दिए,
एक समान कि हाँ जो दीदी पढ़ रही है उसे तुम लोग भी पढ़ो। अच्छा, तुमको जिस क्षेत्र में जाना है तुम जाओ। हाँ, मतलब जिसको जहाँ मतलब जिस बात है कि हम लोग तो गांव में रहते हैं तो स्कूल का तो पता नहीं है, कॉलेज का पता नहीं है कि कौन कॉलेज बढ़िया है। ये जब मैट्रिक नवोदय में जो पास की, इसको नवोदय में एडमिशन करा दिए। मैं जो है कि मैट्रिक में जो है कि इन्होंने इंडिया टॉपर बनी। उसके बाद बोला नहीं हम दिल्ली में पढ़ेंगे। हम कहे ठीक है चलो दिल्ली पहुँचा देते हैं। दिल्ली वहाँ तक चले गई। और उसी प्रकार से जब आगे बढ़ने के बाद है तो जानकारी भी तो आगे होगी ना कॉलेज के विषय में सब। और उसके बाद वो अपने छोटे बच्चे सबको, भाई सबको, बहन सबको फिर वही स्तर पर अपने ऑनलाइन के अनुसार जो उन्होंने पढ़ाना का। अच्छा, छोटे भाई बहनों को भी गाइड करती थी? हाँ, कि पापा यहाँ पढ़ावा बढ़िया रहते। और छोटी लड़की भी जब नवोदय में वही जो है कि वही किया कि न नवोदय में ज़्यादा पढ़ते ही हो। आप कौन काम करते हैं? हम तो कृषि है, किसान अपना है, खेती बाड़ी करते हैं, यही है और क्या करेंगे। और ऐसे भी मेरा पहले से जो है कि पिताजी मेरे सर्विस में थे। तो शिक्षा का महत्व आप लोग? हाँ, शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा हम दिए हैं। और लोगों सबको भी कहते हैं कि अरे बच्चा सबको खेलने मत, उसको टाइम पे से पढ़ाओ लिखाओ, कुछ करेगा। यहाँ तो लोगों को भी हम समझाते हैं, अपना तो है ही और मेरा बच्चा तो है नहीं जिसको कहना पड़ेगा। लेकिन अभी बाहर में जो चर्चा हो रही है उसकी बात आपसे नहीं, वो तो बहुत खुशी की बात है। वो बाहर में ये भी चर्चा हो रही है कि मरंगा जैसे बस्ती में जहाँ बच्चे बिगड़ते ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ ठीक बोलिए। लेकिन आपके परिवार के बच्चों ने जिस तरह से इस माहौल में रह करके पढ़ाई की और एक अच्छा एग्जाम निकाल लिया, ये तारीफ हो रही है कि आखिर आपने कैसे गाइडलाइन? देखिए, ये गाइड जो है गार्जियन से ही होता है। मान लीजिए कि बच्चा आया कॉलेज, स्कूल से कॉलेज से आया और उसमें ध्यान वो जाए शाम तक जो है खेल रहा है, धूप रहा है, कहीं जा रहा है, उसको कहने वाला कोई नहीं है। तो गार्जियन का काम है। अब कोई पड़ोसी आपको थोड़ा कहेगा कि आपका बच्चा कहाँ है, नहीं है। ये तो गार्जियन को होना चाहिए कि मेरा बच्चा शाम में कहाँ गया है। यहाँ ये चीज़ का कमी है। और मेरा बच्चा शुरू से ही जो है किसी भी गांव में किसी भी लड़का से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब अपना जो एम है उस पर फोकस। मेरा जो एम है कि भाई अपना तुमको उतना फुर्सत मिलेगा कि तुम किसी के साथ में घूमेगा। कॉलेज से आया उसको जाए कि यानी कि कभी आपके बच्चों के माध्यम से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। सब यही कहा कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, सब मैंने जो मेरे सर्किल के आदमी हैं, हमसे जो बड़े भी हैं, वो भी नहीं आप ठीक से बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए इसको। तो आज तो आप काफी खुश होंगे। हाँ, काफी खुश क्या है, खुश होने वाली बातें नहीं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।